NJ investors and NJ partners, थैंक यू वेरी मच आज के वेबिनार में जुड़ने के लिए। आज हम लोग बातें करेंगे 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के ऊपर। 7 हैबिट्स या 7 आदतें जो एक निवेशक को सक्सेसफुल निवेशक बनाती है। टॉपिक पे आने से पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम सरफराज है। मैं एनजे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हूँ और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 17 साल का एक्सपीरियंस या अनुभव रखता हूँ। अगेन थैंक यू वेरी मच आज के प्रेजेंटेशन में या आज के वेबिनार में जुड़ने के लिए। मैं जानता हूँ आप ये 50 मिनट 1 घंटे के अंदर बहुत कुछ और कर सकते थे। किताब पढ़ सकते थे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते थे, टीवी या मूवी देख सकते थे, बहुत कुछ चीजें आप कर सकते थे, लेकिन आपने डिसाइड किया कि ये वेबिनार में आना है, कुछ सुनना है, कुछ सीखना है, कुछ जानना है। सो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। कोशिश करूंगा कि जो उम्मीद से आप आए हो वो उम्मीद मैं पूरी कर सकूं। तो अगेन थैंक यू एंड आई वेलकम यू ऑल एंड ऑल्सो स्पेशल थैंक टू ऑल दी एनजे पार्टनर्स जिन्होंने काफी मेहनत करके आप लोगों को इस वेबिनार तक पहुंचाया है। सो थैंक यू ऑल दी एनजे पार्टनर्स। टॉपिक पे पर आते हैं। जैसे मैंने बोला कि आज हम लोग बात करेंगे ऐसी कौन सी 7 आदतें हैं जो एक निवेशक को सक्सेसफुल निवेशक बनाती है। इन निवेशक तो हम लोग सब है, इन्वेस्टर तो हम लोग सब है। आई एम श्योर आप लोग जितने भी लोग इस वेबिनार में जुड़े हैं सब कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग बात करेंगे कि ऐसी कौन सी 7 आदतें हैं जिसकी वजह से आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो। राइट। तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर की अलग अलग परिभाषाएं हैं। कोई लोग मानते हैं कि भाई सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो है जो कम समय में पैसे को डबल कर दे। कोई लोग कहते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो है जो ऐसे शेयर को आइडेंटिफाई करे जो मल्टी बैगर्स है, मतलब 10 रुपए का भाव 100 हो गया, 1000 हो गया, ऐसे शेयर को आइडेंटिफाई करने को सक्सेसफुल इन्वेस्टर बोलेंगे। या कोई अच्छी दुकान, अच्छा जमीन, अच्छा घर जो जल्दी से अप्रिशिएट हो, रियल एस्टेट इन्वेस्टर को सक्सेसफुल इन्वेस्टर बोलेंगे। या जो मार्केट को टाइम कर सके उसको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बोलेंगे। जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है उसको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बोलेंगे। या जो एफडी पीपीएफ बॉन्ड में एकदम गारंटेड रिटर्न लेता है उसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर बोलेंगे। मेरे ख्याल से इसमें से कोई भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं है। हालांकि सबकी परिभाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन मेरी परिभाषा के हिसाब से इसमें से कोई भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो है जो अपने जीवन के सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करे। वही सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, चाहे कहीं पे भी इन्वेस्ट करे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करे, इक्विटी में इन्वेस्ट करे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, एफडी में इन्वेस्ट करे, इन्वेस्ट ना करे। मेरे ख्याल से सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो है जो अपने जीवन के सारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करे। फाइनेंशियल गोल्स जैसे कि बच्चे की पढ़ाई, बच्चे को एजुकेट करना है तो ग्रेजुएशन में, हायर एजुकेशन में पैसा लगेगा, बच्चे की मैरिज में पैसा लगेगा, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा लगेगा। जीवन में जो भी फाइनेंशियल गोल आए, जीवन में जब भी पैसे की जरूरत पड़े, तब अगर अपने पास उतना पैसा हो जितने पैसे की जरूर है, हम एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। वरना हम कहीं पे भी इन्वेस्ट करें, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं है अगर हम अपने जीवन के फाइनेंशियल गोल्स अचीव नहीं कर पाते हैं। अब जब फाइनेंशियल गोल अचीव करने की बात आती है तो 2 अड़चने हैं, उसकी पहले मैं बात करूंगा, उसके बाद हम लोग 7 आदतों के ऊपर जाएंगे जो हमें एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाती है। तो 2 अड़चने आती है आपके और आपके फाइनेंशियल गोल के बीच में, जिसको हम लोग चैलेंजेस भी बोल सकते हैं कि भाई 2 चैलेंज है जो आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने नहीं देंगी, चाहे आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करो। क्या है वो 2 चैलेंजेस? तो पहला चैलेंज है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। महंगाई आपके फाइनेंशियल गोल को आपसे हर साल दूर लेके जाती है। महंगाई मतलब चीजों की वैल्यू हर साल बढ़ती रहती है। जैसे जैसे चीजों की वैल्यू बढ़ती रहती है
आपका गोल आपसे हर साल धीरे 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 दूर होता जाता है। आरबीआई ये कहता है कि पिछले 30 सालों में इंडिया में महंगाई 6.5% से बढ़ा है। मतलब चीजें पिछले 30 सालों में 6.5% से बढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए है। गोल्ड तो भाई 1990 में 3200 का भाव था, आज ये 2019 है, बट 2020 का अगर आप 50,000 का भाव भी पकड़ लो तो 8-8.5% से गोल्ड के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल के दाम 8% से बढ़े हैं, डीजल के दाम 10% से बढ़े हैं, दूध 7-8% से बढ़ा है। तो मोटा मोटी आरबीआई का ये कहना है कि पिछले 10 सालों में महंगाई 6.5% से बढ़ी है, चीजों के दाम 6.5% से बढ़े हैं। मतलब आपका जो भी फाइनेंशियल गोल है, अगर यही महंगाई दर रही तो हर साल आपका फाइनेंशियल गोल 6.5% से दूर होता जाएगा। उसका मैं आगे जाके उदाहरण से भी आपको बताऊंगा। सो ये पहला रोड ब्लॉक है। दूसरी अड़चन जो आती है फाइनेंशियल गोल अचीव करने में, वो है टैक्स। यहाँ पे मैंने उदाहरण लेके समझाने की कोशिश करी है कैसे टैक्स हमको हमारे फाइनेंशियल गोल अचीव करने नहीं देता। यहाँ पे मैंने अज्यूम किया कि भाई आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हो, डिपॉजिट करते हो बैंक में, मान लो आपको 8% मिलता है। आजकल 8% मिलता नहीं है, 8% का जमाना गया, लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पे 8% लिया है और आपने 5 साल अगर एफडी करी है तो आपको 5 सालों में 40,000 का ब्याज आएगा, साल का 8,000 के हिसाब से। अभी अब 40,000 में से 12,000 तो टैक्स चला जाएगा, 30% टैक्स स्लैब के हिसाब से। तो आपको नेट रिटर्न मिलता है टैक्स काटने के बाद 5.5%। अगर आपको 8% वाला एफडी मिलता है तो, जो आजकल नहीं मिलता, इनफैक्ट आजकल एफडी का रेट 5.5-6% हो गया, उसमें अगर आप 30% टैक्स काटते हो तो 4% के आजू बाजू टैक्स के बाद आपका रिटर्न आता है। सो दो अड़चने हैं जो आपको आपके फाइनेंशियल गोल अचीव करने से रोकती है। एक तो महंगाई, आप महंगाई की वजह से आपका गोल हर साल आपसे दूर होता जाता है, और दूसरा टैक्स, जो भी आप इन्वेस्ट करते हो उसमें से जो भी रिटर्न आता है उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ता है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल गोल अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो अब हमने डिफाइन कर दिया है कौन सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो है जो जीवन के सारे फाइनेंशियल गोल अपने अचीव करे, कहीं पे भी इन्वेस्ट करके। फिर हमने बात करी कि फाइनेंशियल गोल अचीव अगर हमको करने हैं तो दो अड़चने आती है, एक है महंगाई और दूसरा है टैक्स। इतना जानने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं, और वो ये है कि 7 आदतें जो हमें एक निवेशक से सक्सेसफुल निवेशक बनाएंगी। मतलब 7 आदतें जो हमको मदद करेंगी अपने जीवन के सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में। आई एम श्योर आप तैयार हो। आप में से काफी लोग नोट्स भी बनाएंगे, मैं ऐसा मानता हूं, और उत्सुक भी होंगे वो जानने के लिए। और सिर्फ जानने के लिए मत समझिएगा, उसको इम्प्लीमेंट भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वो 7 आदतें जानते हैं। पहली आदत है, अगर आपको एक सक्सेसफुल निवेशक बनना है तो, कि भाई इन्वेस्ट विथ अ गोल। जब भी इन्वेस्ट करो, जितना भी इन्वेस्ट करो, जहां भी इन्वेस्ट करो, जैसे भी इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट विथ अ गोल। मैं उसे क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो सवाल अपने आप से पूछिए। क्या ये इन्वेस्टमेंट मैं बच्चे की एजुकेशन के लिए कर रहा हूँ? क्या मैं ये इन्वेस्टमेंट बच्चे की मैरिज के लिए कर रहा हूँ? क्या मैं अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहा हूँ? क्या मैं घर के लिए खरीदने के लिए कर रहा हूँ, या गाड़ी खरीदने के लिए कर रहा हूँ? ये बहुत सिंपल सी आदत है, आपको लगेगी, लेकिन ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आदत अगर आपको एक सक्सेसफुल निवेशक बनना है तो, कि भाई जब भी इन्वेस्ट करे, जैसे भी इन्वेस्ट करे, जहां भी इन्वेस्ट करे, जितना भी इन्वेस्ट करे, 500 रुपया, 5 लाख रुपया, 5,000 रुपया, डजन मैटर, 5 करोड़ रुपया, डजन मैटर, इन्वेस्ट विथ अ गोल। अपने आप से पूछिए कि मैं ये इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूं, मुझे कब पैसा लगेगा और कितना लगेगा। ये 3 सवाल अपने आप से जरूर पूछिए। क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं, कितना पैसा लगेगा और कब लगेगा। बिकॉज जैसे मैंने यहाँ पे स्लाइड में लिखा हुआ भी है, इन्वेस्टिंग विदाउट अ गोल इज लाइक शूटिंग इन द डार्क। आप फैमिली के साथ वेकेशन पे जा रहे हो,
घर से निकल तो गए लेकिन पता नहीं है कि वैकेशन में जाना कहाँ है, महाबलेश्वर जाना है कि मालदीव्स जाना है, बस निकल गए हैं। तो आप वो वैकेशन को एंजॉय नहीं कर पाओगे, या जो वैकेशन का उद्देश्य है कि भाई फैमिली के साथ बॉन्डिंग, थोड़ा मजा करना, रिलैक्स करना, वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। सिमिलरली आप इन्वेस्ट कर रहे हो विदाउट एनी गोल, तो जो इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य है कि भाई मेरे फाइनेंशियल गोल अचीव हो, वो पूरा नहीं होगा। तो ये पहली आदत है जो आपको अपने इन्वेस्टमेंट के जीवन में डालनी है, वो ये है कि जब भी इन्वेस्ट करो, जितना भी इन्वेस्ट करो, जैसे भी इन्वेस्ट करो, जहां भी इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट विथ अ गोल। राइट, मैं एक उदाहरण दूंगा जिससे आपको आइडिया आ जाएगा। अपने आप से हमेशा पूछिए, जैसे मैंने बताया, कि मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं, कब पैसा लगेगा और कितना पैसा लगेगा। मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं कि नो हाउ मच विल बी नीडेड व्हेन। मैं अपना खुद का रिटायरमेंट का एग्जांपल लेता हूं, राइट, कि भाई मुझे अपना रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पे मैंने उदाहरण लिया है कि भाई 1995 में मोटा मोटी आप अगर थोड़ा किसी से पूछोगे तो आपको बताएंगे कि भाई 1995 में घर चलाने का खर्चा तकरीबन तकरीबन 5,000 रुपए के आजू बाजू था। जैसे मैंने बोला महंगाई, तो आज वो घर चलाने का खर्चा अगर 6.5% से महंगाई बढ़ी है, तो वो घर चलाने का खर्चा मोटा मोटी 25,000 हो गया। मैं नहीं बोल रहा हूँ सब लोगों का, यहाँ पे जितने भी लोग वेबिनार में जुड़े हैं सबका घर चलाने का खर्चा 25,000 होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ एक उदाहरण ले रहा हूँ, किसी का 15,000 भी हो सकता है और किसी का 1 लाख भी हो सकता है। मैं सिर्फ उदाहरण ले रहा हूँ कि अगर घर चलाने का खर्चा 1995 में 5,000 था, 6.5% की महंगाई के हिसाब से वो आज 25,000 हो गया है। ये तो आप लोग सब मानोगे कि भाई हाँ 5,000 था और 25,000 हो गया है, लेकिन ये काफी लोग नहीं समझते हैं कि भाई वही 25,000 यही महंगाई रही आने वाले 25 सालों में, तो महीने का 1.25 लाख हो जाएगा उतनी ही चीजें खरीदने के लिए, जितनी चीजें खरीदने के लिए 1995 में 5,000 लगते थे, आज 25,000 लग रहे हैं। और उतनी ही चीजें खरीदने में, उतनी ही चीजें जो घर चलाने में लगती है खरीदने में, 2045 में 1,25,000 रुपया लगेगा। राइट, हम लोग पहले गोल के ऊपर है कि इन्वेस्ट विथ अ गोल। मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि जब भी इन्वेस्ट करो आप अपने आप से पूछिए मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये पैसा मुझे कब लगेगा और कितना लगेगा। राइट, ये मैं उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने बोला कि मुझे अपना खुद का रिटायरमेंट प्लान करना है। तो अगर कोई 1990 में रिटायर हो रहा था, मान लो मेरे दादा, तो भाई मेरे दादा मोटा मोटी तकरीबन 1990 के आजू बाजू रिटायर हो रहे थे, तो उनका घर चलाने का खर्चा तो 5,000 था, मतलब 12 महीने का 60,000। और उनको मान लो रिटायरमेंट के बाद अगर 25 साल जीना है, तो 60,000 इंटू 25 साल, अगर उनके खाते में रिटायरमेंट के दिन मतलब 1990 में अगर उनके अकाउंट में 15 लाख होते, तो वहां से वो 25 साल रिटायरमेंट की लाइफ आराम से जी सकते। किसी इन्फ्लेशन जितना रिटर्न देने वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर देते, तो उसके बाद इन्फ्लेशन जितना रिटर्न आता रहता। आज अगर कोई रिटायर हो रहा है, मान लो मेरे फादर आज रिटायर हो रहे हैं 2020 में, तो उनको 15 लाख नहीं लगेंगे, उनको 75 लाख रुपए लगेंगे सक्सेसफुल रिटायरमेंट के लिए, यहाँ से 25 साल जीने के लिए। कैसे? तो भाई क्योंकि आज महीने का घर चलाने का खर्चा 25,000 हो गया, मतलब साल का 3 लाख, 25 साल का 75 लाख। लेकिन मैं तो आज रिटायर नहीं हो रहा हूँ और मुझे तो अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करना है। मैं रिटायर होने वाला हूँ 2045 में, तब मुझे 75 लाख नहीं लगेंगे, मुझे लगेंगे 3.25 करोड़ रुपए। जो सुन के काफी लोग एक्चुअली हंसते हैं, 3.25 करोड़, बट ये रियलिटी है। आपको 1990 में बोला होता कि भाई 2020 में घर चलाने का खर्चा 25,000 होगा, तो आप तभी हंसे होते। आज मैं बोल रहा हूँ कि 2045 में घर चलाने का खर्चा 1,25,000 होगा, तो आपको नहीं विश्वास हो रहा है, बट वो होगा। और अगर 1,25,000 घर चलाने का खर्चा होगा, तो 25 साल रिटायरमेंट के बाद अगर मुझे जीना है आराम से, तो 3.25 करोड़ रुपए लगेंगे। 1,25,000 इंटू 12 और 25 साल। तो पहली आदत क्या है? सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट विथ पर्पस। ये 3.25 कैसे जमा करना, उसके ऊपर मैं आगे आने वाली आदतों में डिस्कस करूंगा। लेकिन पहली आदत क्या थी कि अब जब भी मैं इन्वेस्ट करूं, मुझे पता है कि भाई मुझे 25 साल बाद 3.25 करोड़ रुपए मेरे रिटायरमेंट के लिए लगेंगे। मैंने अपनी सक्सेसफुल आदत पहली
जीवन में अपना ली कि अब जब भी मैं इन्वेस्ट करूंगा अपने रिटायरमेंट के लिए। और जरूरी नहीं है रिटायरमेंट हो, दूसरे और भी गोल हो सकते हैं रिटायरमेंट के साथ साथ। मान लो चाइल्ड का एजुकेशन, तो भाई मेरा सपना है कि यार मेरा बच्चा हायर एजुकेशन एमबीए यूएसए से करे, राइट। अब वो आज तो सिर्फ 5 साल का है, तो वो गोल आने वाला है एक्चुअली 15 साल के बाद। और आज का यूएसए से एमबीए कराने का खर्चा मान लो 20 लाख रुपया है, तो 15 साल के बाद वो 20 लाख नहीं रहेगा, से फॉर एग्जाम्पल वो 1 करोड़ हो जाता है। तो मैंने जान लिया कि भाई मेरा गोल क्या है। मेरा गोल है बच्चे का हायर एजुकेशन। कब पैसा लगेगा? 15 साल के बाद। कितना लगेगा? तो भाई 1 करोड़। अब जब भी मैं इन्वेस्ट करूंगा इस पर्पस के साथ इन्वेस्ट करूंगा। और ये पहली आदत है एक सक्सेसफुल निवेशक बनने के लिए कि आप जब भी इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट विथ अ पर्पस, चाहे वो चाइल्ड का एजुकेशन हो, चाहे वो चाइल्ड का मैरिज हो, चाहे अपना रिटायरमेंट हो। आगे बढ़ते हैं, दूसरी आदत के ऊपर जाते हैं, और वो ये है कि जब भी गोल माइंड में आए, जो भी फाइनेंशियल गोल माइंड में आए, स्टार्ट अर्ली। उस गोल को अचीव करने के लिए आज शुरू करो। काफी लोग बोलते हैं कि भाई अप्रैल से करूंगा, काफी लोग बोलते हैं दिवाली बाद करूंगा, काफी लोग बोलते हैं नए साल में करूंगा, बोनस आएगा तो करूंगा, इंक्रीमेंट आएगा तो करूंगा, बच्चा पैदा होगा तो करूंगा। बट ये सब आपको एक सक्सेसफुल निवेशक नहीं बनाते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए दूसरी आदत है स्टार्ट अर्ली। जो भी आपका फाइनेंशियल गोल है वो अचीव हो सकता है, जो भी है। मान लो आपका गोल है मर्सिडीज खरीदना, वो भी अचीव हो सकता है इफ यू स्टार्ट अर्ली, या उससे भी कोई बड़ा गोल है, डजंट मैटर। अगर आपका बच्चा आज पैदा हुआ है, आपको उसको 20 सालों में वो जब, या 25 सालों में वो जब रेडी हो जाए जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, आपको उसको 5 करोड़ रुपए देने हैं बिजनेस शुरू करने के लिए, वो गोल भी अचीव हो सकता है। आप जितना जल्दी शुरू करो उतना इजी है, राइट। सो सेकंड आदत है स्टार्ट अर्ली। स्टार्टिंग अर्ली कैन मेक मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल गोल्स अचीवेबल। क्यों? क्योंकि आपके साथ टाइम है, और अगर आपके साथ टाइम है तो आपका फ्रेंड है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाना बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर से आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैंने 2 दोस्त का उदाहरण लिया है, एक का नाम है मिस्टर अर्ली, एक का नाम है मिस्टर लेट। दोनों बचपन के फ्रेंड है, साथ में एक ही स्कूल में गए, एक ही कॉलेज में गए, एक ही जगह नौकरी पे लगे, और दोनों का सैलरी भी सेम ही है, लेकिन दोनों का इन्वेस्टमेंट की तरफ एटीट्यूड अलग अलग है। मिस्टर अर्ली है जो पहले ही महीने से इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है, कहाँ पे वो डजंट मैटर, पहले ही महीने से इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। और मिस्टर लेट है जो ये बोलता है कि यार अभी तो मैं यंग हूँ, अभी तो मेरा जीवन का मजा लेने का समय है, मैं मैं बाइक लूंगा, गाड़ी लूंगा, कपड़े लूंगा, घड़ी लूंगा, जूते लूंगा, आई एंजॉय। और जब समय आएगा इन्वेस्ट करने का तब मैं ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा। तो मिस्टर अर्ली 25वें साल से जब उसकी नौकरी लगी, पहले ही महीने से महीने के 10,000 बचाना शुरू करता है। और मिस्टर लेट पहले 20 साल एंजॉय करता है, बाद में 45 साल से महीने के 20,000 बचाना शुरू करता है। मतलब जैसे उसने बोला था, उसने ज्यादा बचाना शुरू किया। ये सिर्फ 10,000 महीने के बचा रहा है पहले ही महीने से, ये 20 साल के बाद 20,000 महीने का बचाना शुरू करता है। तो मिस्टर अर्ली ने मोटा मोटी 10,000 महीने के बचाए 35 साल के लिए। दोनों रिटायरमेंट तो 60 साल पे ही होने वाले हैं, तो इन्होंने 35 साल के लिए 10,000 बचाए, इन्होंने 15 साल के लिए 20,000 बचाए। रिटायरमेंट की डेट तो आप पीछे लेके नहीं जा सकते हो, राइट। आपके हाथ में आप कब से इन्वेस्ट करना शुरू करते हो वो है, रिटायरमेंट आपके हाथ में नहीं है। तो दोनों ने इन्वेस्टमेंट भी मोटा मोटी सेम किया। आप यहाँ पे देख रहे हो कि मिस्टर अर्ली ने 42 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और मिस्टर लेट ने 36 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। दोनों ने सेम जगह पे इन्वेस्ट किया, दोनों को रिटर्न भी सेम मिला। लेकिन जब दोनों रिटायर हो रहे हैं तो मिस्टर अर्ली को 11 करोड़ 41 लाख रुपया मिला और मिस्टर लेट को 1 करोड़ 23 लाख रुपया मिला। ये गैप सिर्फ 10 करोड़ का है। सिर्फ शब्द मेरे ख्याल से यूज
नहीं करना चाहिए। 10 करोड़ रुपए का गैप है सिर्फ एक छोटी सी आदत की वजह से। और वो छोटी सी आदत ये है कि मिस्टर अर्ली ने पहले दिन से शुरू किया, पहले महीने से शुरू किया, उन्होंने 35 साल का उनको कंपाउंडिंग का फायदा हुआ। मिस्टर लेट ने 20 साल लेट किया, उनको पावर ऑफ कंपाउंडिंग सिर्फ 15 साल के लिए मिला। दोनों ने इन्वेस्टमेंट सेम किया, सेम जगह किया, अमाउंट भी सेम है, रिटर्न भी सेम मिला, लेकिन फर्क 10 करोड़ रुपए का है। ये दूसरी आदत है, वो है स्टार्ट अर्ली। मैं अपने वापस रिटायरमेंट वाले एग्जांपल पे आ जाता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा कि क्यों, कैसे स्टार्ट अर्ली हेल्प करता है। सो मैंने पहले आपको बताया था पहली आदत में कि भाई जब भी इन्वेस्ट करो किसी पर्पस के साथ इन्वेस्ट करो। उसमें मैंने मेरा उदाहरण लिया था कि भाई मुझे रिटायर होना है 25 साल के बाद, तो 4.25 करोड़ रुपए लगेंगे। अब दूसरी आदत में वही एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं जल्दी शुरू करता हूँ तो कैसे मुझे हेल्प होगा। तो मुझे 4.25 करोड़ रुपए जमा करने हैं 25 साल में। मैं 2045 में रिटायर होने वाला हूँ, उसको मैं पीछे लेके जा नहीं सकता हूँ। लेट्स अज्यूम कि मैं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करता हूँ जहां मुझे 10% रिटर्न मिलता है। अगर मैं आज शुरू करता हूं तो मुझे महीने के 30,000 बचाने हैं। अगर मैं 10 साल रुक जाता हूं, 2030 से अगर मैं शुरू करूं तो मुझे महीने के 90,000 बचाने पड़ेंगे। और मैं 20 साल बाद बचाना शुरू करूं, मतलब मैं 55 का हो जाऊं, तब मुझे स्ट्राइक हो के अरे यार 5 साल ही बचा है रिटायरमेंट के लिए, चलो अभी रिटायरमेंट के लिए जमा करते हैं। पैसे तो इतने ही लगेंगे 4.25 करोड़ रुपए, मुझे महीने के बचाने पड़ेंगे 4.25 करोड़ जमा करने के लिए, 5 साल के लिए बचाने पड़ेंगे 4,85,000 रुपए, जो आप लोग सब लोग जानते हैं या समझते हैं कि इट विल बी एज गुड एज इम्पॉसिबल, राइट। तो ये दूसरा हैबिट है या दूसरी आदत है जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए बहुत जरूरी है। इन्वेस्ट या स्टार्ट अर्ली, सॉरी, पहली है इन्वेस्ट विद अ पर्पस, दूसरी है स्टार्ट अर्ली। अगर आप जल्दी शुरू करते हो तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है और कोई भी गोल आपके लिए आसान हो जाता है। तीसरी आदत के ऊपर जाते हैं, जो समझाने में या जो बताने में मुझे ज्यादा समय लगेगा, और आई एम श्योर आपको क्वेश्चंस भी इसी में ज्यादा होंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो नीचे आप आपके क्वेश्चंस टाइप कर सकते हो, मैं एंड में उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। तीसरी आदत है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए, अगर आपको जीवन के सारे लक्ष्य अचीव करने हैं, फाइनेंशियल लक्ष्य अचीव करने हैं, बाकी तो बहुत सारे लक्ष्य और हो सकते हैं, वजन 20 किलो कम करना है तो इक्विटी में इन्वेस्ट करके नहीं होगा, बट जो भी फाइनेंशियल गोल अचीव करने हैं उसके लिए मुझे लगता है तीसरी आदत है जो बहुत जरूरी है, और वो ये है कि इन्वेस्ट इन इक्विटी। अब यहाँ पे इस वेबिनार में अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर जुड़े हैं, कोई फ्रेशर है, कोई एक्सपीरियंस है, तो मैं फ्रेशर को ध्यान में रखते हुए थोड़ा इक्विटी समझाने की कोशिश करूंगा ताकि सब लोग, हम लोग को समझ में आ जाए इक्विटी क्या है। बिकॉज इंडिया में क्या है कि इक्विटी सबसे मिसअंडरस्टूड चीज है। काफी लोग इक्विटी को समझते ही नहीं है। कोई बोलता है शेयर बाजार, कोई बोलता है सेंसेक्स, कोई बोलता है निफ्टी, कोई बोलता है जुगार, कोई बोलता है गैम्बलिंग, काफी लोग को कोई सट्टा बोलता है। काफी लोग इक्विटी को समझते ही नहीं है। सो पहले इक्विटी को समझने की कोशिश करते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं कि भाई वो एक इन्वेस्टर के लिए अच्छी चीज है या बुरी चीज है, राइट। सो इक्विटी को काफी लोग शेयर बोलते हैं, इट्स अ शेयर इन अ कंपनी, राइट। अब शेयर एक इंग्लिश शब्द है और मुझे लगता है इसीलिए इंडिया में काफी लोग शेयर को समझते नहीं है। अगर शेयर को हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो वो होता है हिस्सा, और सिर्फ एक ये ट्रांसलेशन से हमको काफी सारी चीजें इक्विटी के बारे में क्लियर हो जाती है, शेयर के बारे में क्लियर हो जाती है कि जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप किसी कंपनी का शेयर ले रहे हो, मतलब आप उस कंपनी में हिस्सा ले रहे हो। बाइंग अ शेयर ऑफ अ कंपनी मींस बाइंग अ हिस्सा इन अ कंपनी, मतलब आप एक बिजनेस खरीद रहे हो, बिजनेस में हिस्सा खरीद रहे हो। आप जब रिलायंस का शेयर लेते हो, आप रिलायंस का हिस्सा ले रहे हो। शेयर क्या है, हिंदी में रूपांतर करो तो हिस्सा। आप जब इन्फोसिस का शेयर लेते हो, आप इन्फोसिस का हिस्सा ले रहे हो। आप जब हीरो का शेयर लेते हो, आप हीरो का हिस्सा ले रहे हो।
अब हीरो में हिस्सा लिया, वो शेयर का वैल्यू कब बढ़ेगा? शेयर का वैल्यू तब बढ़ेगा जब उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। जैसे जैसे उस बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, उसके एक हिस्से का दाम मतलब शेयर का प्राइस बढ़ता जाएगा। सिंपल है, कॉमन सेंस है। और कोई चीजें शेयर के प्राइस को ना बढ़ाती है ना गिराती है। यूएस के इलेक्शन का रिजल्ट शेयर के प्राइस को शॉर्ट टर्म में इफेक्ट कर सकता है, लॉन्ग टर्म में कोई इम्पैक्ट नहीं है। नो किसी कंट्री में वॉर शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट हो सकता है शेयर मार्केट पे, लॉन्ग टर्म कोई इम्पैक्ट नहीं है। सरकार आनी जानी शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट हो सकता है, लॉन्ग टर्म में कोई इम्पैक्ट नहीं है। लॉन्ग टर्म में सिर्फ आप समझिए, आप एक कंपनी में हिस्सा ले रहे हो, उस हिस्से की वैल्यू कैसे बढ़ेगी या कम होगी? उस कंपनी उस बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा तो उस हिस्से की वैल्यू बढ़ेगी, और उस कंपनी के प्रॉफिट गिरेगा तो उस हिस्से की वैल्यू गिरेगी। मेरे पास कुछ प्रूफ भी है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ इसीलिए मान लीजिए। ये कुछ उदाहरण है, कुछ प्रूफ है तो भाई प्रॉफिट बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता ही है। यहाँ पे मैंने आप 3 एग्जाम्पल दिए है। आप कोई भी एग्जाम्पल अपने घर पे बैठ के रिसर्च कर सकते हो ये वेबिनार के बाद। आजकल गूगल अवेलेबल है, रेडीली सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मैं ये 3 उदाहरण लेता हूँ, ये 3 उदाहरण के बेसिस पे आप दूसरे 30 कंपनियों का रिसर्च खुद करिएगा, और जरूर करिएगा, ताकि आपको विश्वास बैठे कि भाई कोई चीज शेयर के प्राइस को ना बढ़ाती है ना गिराती है। सिर्फ एक ही चीज शेयर के प्राइस को बढ़ा सकती है, गिरा सकती है, और वो एक चीज है प्रॉफिट। मैंने यहाँ पे आईटीसी का एग्जांपल लिया। अब आईटीसी जो इतनी बड़ी कंपनी है, आज 1989 में 78 करोड़ रुपए का मुनाफा था। पीएटी मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना रुपया कमाती थी आईटीसी? 80 करोड़ रुपया। आज आईटीसी का मुनाफा, आज तो नहीं, बट 2014 में आईटीसी का मुनाफा, 25 साल के बाद आईटीसी का मुनाफा था 8,891 करोड़ रुपए। मतलब मुनाफा बढ़ा 23% से। और आईटीसी का आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन टेक्निकल शब्द है, आप शेयर का प्राइस देखोगे तो 33% से बढ़ा है। प्रॉफिट बढ़ा, शेयर का प्राइस बढ़ा। सिमिलरली हीरो मोटोकॉर्प, हीरो 16 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाती थी 1989 में, वो बढ़ के 2100 करोड़ हो गया। 24% से प्रॉफिट बढ़ा, 32% से शेयर का प्राइस बढ़ा। अंबुजा सीमेंट्स, प्रॉफिट 40 करोड़ बढ़ के हो गया 1200 करोड़, 16% से प्रॉफिट बढ़ा, शेयर का प्राइस भी बढ़ा। जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना शेयर का प्राइस बढ़ेगा। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो ही शेयर का प्राइस बढ़ेगा। ये 3 उदाहरण मैंने आपको दिए। आप दूसरी बहुत सारी कंपनियों का रिसर्च प्लीज करिए, तो ही आपका विश्वास इस बात पे बैठेगा कि प्रॉफिट बढ़ेगा तो ही शेयर का प्राइस बढ़ेगा। और कोई चीज के अंदर ताकत नहीं है, इलेक्शन में, वॉर में या किसी और चीज में ताकत नहीं है शेयर के प्राइस को बढ़ाने में या गिराने में। शॉर्ट टर्म में ये सारी चीजें इम्पैक्ट जरूर करती है, लॉन्ग टर्म में सिर्फ कंपनी का मुनाफा उसके हिस्से के दाम को बढ़ा सकता है। हिस्से के दाम मतलब शेयर के प्राइस को। सो मैंने आपको यहाँ पे 3 उदाहरण दिए, आईटीसी, हीरो मोटोकॉर्प और अंबुजा का। सेंसेक्स का भी वैसे ही है। सेंसेक्स काफी लोग बोलते हैं कि शेयर बाजार है, सेंसेक्स शेयर बाजार नहीं है एक्चुअली। सेंसेक्स एक 30 कंपनियों का समूह है, राइट। जैसे जैसे 30 कंपनियों के दाम बढ़ते हैं सेंसेक्स बढ़ता है, 30 कंपनियों के दाम गिरते हैं सेंसेक्स गिरता है। तो आप सेंसेक्स का भी मुनाफा निकाल लीजिए 30 साल पहले का और आज का, और सेंसेक्स निकाल लीजिए 30 साल पहले का और आज का, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई प्रॉफिट बढ़ेगा तो ही प्राइस बढ़ेगा। ये लाइन से भी आपको अंदाजा आ ही जाता होगा। ये जो लाल लाइन है इस ग्राफ में, वो सेंसेक्स के 30 कंपनियों के मुनाफे की लाइन है। ये जो लाल लाइन है वो देखिए मुनाफे की लाइन है, और ये जो ब्लू लाइन है वो सेंसेक्स की लाइन है। काफी बार हम लोग टीवी पे जो देखते हैं तो हमको सिर्फ ब्लू लाइन दिखाई जाती है, जिसमें हमको दिखता है सेंसेक्स बढ़ा गिरा बढ़ा गिरा बढ़ा गिरा बढ़ा गिरा बढ़ा। काफी बार इनफैक्ट कोई लाल लाइन नहीं बताता कि भाई ये बढ़ क्यों रहा है। ये बढ़ इसीलिए रहा है बिकॉज ब्लू लाइन बढ़ इसीलिए रही है बिकॉज लाल लाइन बढ़ रही है। लाल लाइन मतलब सेंसेक्स की 30 कंपनियों का मुनाफा, जिसको मैंने यहाँ पे आंकड़े में समझाने की कोशिश करी है कि भाई सेंसेक्स की 30 कंपनियों का मुनाफा 60 रुपया था। तो आप बोलोगे 30 कंपनियां मिला के 60 रुपए कैसे कमा रही थी? ये एक्चुअली अर्निंग पर शेयर है, थोड़ा टेक्निकल है, टेक्निकल में नहीं जाते। अभी के लिए मान लो
सेंसेक्स की 30 कंपनियां मिलके 60 रुपया कमा रही थी 1991 में। सेंसेक्स की 30 कंपनियों ने अपना मुनाफा बढ़ाया। सेंसेक्स की 30 कंपनियां कौन है? तो भाई रिलायंस, हीरो, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, विप्रो, XYZ। उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया, मुनाफा बढ़ा। आज देखिए उन 30 कंपनियों का मुनाफा बढ़ के हो गया है 1425। मतलब अगर आप परसेंटेज निकालो तो कुछ 11 साढ़े 11% से सेंसेक्स की 30 कंपनियों का मुनाफा बढ़ा है, या सेंसेक्स का मुनाफा बढ़ा है, ऐसा बोल सकते हो आप। सेंसेक्स तब 1000 था, 982 था, आप 1000 ही मान लो। आज 46,000 है, 50,000 है। तो 1000 का 50,000 हो गया। अगर आप परसेंटेज में निकालोगे तो वो भी मोटा मोटी 13.5-14% होता है। जितने परसेंटेज से मुनाफा बढ़ा उतने परसेंटेज से सेंसेक्स बढ़ा। किसी चीज के अंदर ताकत नहीं है शेयर के प्राइस को बढ़ाने की या गिराने की, सिवाय उसके उस कंपनी के मुनाफे के। राइट, ये एक स्लाइड है जो काफी लोगों को क्लियर हो जाता है क्यों इक्विटी या इक्विटी कैसे वेल्थ क्रिएट करता है। बहुत सारे आंकड़े हैं इस स्लाइड के अंदर, मेरे साथ रहिएगा, आंकड़ों में मत जाइएगा। मैं जो बोलता हूँ उसको समझने की कोशिश करिए, आपको ये स्लाइड समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कंपेयर करने की कोशिश करी है सेंसेक्स को गोल्ड के साथ, सिल्वर के साथ, एफडी के साथ, पीपीएफ के साथ। और 1-2 साल नहीं, पूरे 40 साल, 1981 से 2020, काफी बड़ा पीरियड है ना। 40 साल में आइडिया आ जाएगा किसने किस प्रोडक्ट ने कितना वेल्थ क्रिएट किया है। तो ये चारों प्रोडक्ट को कंपैरिजन बाद में करते हैं, पहले इन्फ्लेशन देख लेते हैं। तो भाई इन्फ्लेशन इन 40 सालों में, मैं ऑलरेडी आगे बता चुका हूँ, 6.5% से बढ़ा है। जो चीजें 100 रुपए में मिलती थी 1981 में, वो चीज आज आपको खरीदनी है तो 1252 रुपए लगेंगे। मतलब 6.5% से इन्फ्लेशन बढ़ा है इन 40 सालों में। ये पहले समझ लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज इन्फ्लेशन डिसाइड करता है कि आपने कितना वेल्थ क्रिएट किया है, जो मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा। गोल्ड की बात करो तो 1981 में गोल्ड का दाम था कुछ 1670। आज कुछ गोल्ड का दाम है, ये 31 मार्च तक का फिगर है, कुछ 43,000 44,000 के आजू बाजू का गोल्ड का दाम था। गोल्ड ने 40 सालों में रिटर्न दिया कुछ 8.5% का। तो अगर आप सिल्वर देखोगे तो सिल्वर ने इन 40 सालों में रिटर्न दिया है मोटा मोटी, ये स्लाइड नहीं दिख रही आपको, लेकिन 7% के आजू बाजू। एफडी देखेंगे तो एफडी के रेट्स अलग अलग थे इन 40 सालों में। 1981 में 8.5% थे, फिर वो 9 हो गए, बीच में 10 भी थे, कभी कभी 12% भी एफडी देता था। बट अगर आप 40 सालों का एवरेज करोगे तो मोटा मोटी 8% एफडी ने रिटर्न दिया है इन 40 सालों में। पीपीएफ की बात करोगे तो पीपीएफ के रेट भी हर साल अलग अलग थे। पीपीएफ ने कुछ 40 सालों का एवरेज रिटर्न आप निकालोगे तो 9.5% के आजू बाजू का रिटर्न पीपीएफ में आया है। लेकिन अगर आप सेंसेक्स देखोगे तो 1981 में सेंसेक्स 173 था, मार्च 2020 में तो 30,000 था, आज 50,000 है। लेकिन जब 30,000 था तभी भी अगर आप सेंसेक्स का रिटर्न निकालोगे तो 14.25% के आजू बाजू का रिटर्न था। सो इन्फ्लेशन 6.5, गोल्ड 8.5, सिल्वर 7, एफडी 8, पीपीएफ 9.5 और सेंसेक्स 14.25। अब इससे हुआ क्या, इससे फर्क आपके वेल्थ पे कैसे पड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 40 सालों का मैंने समरी यहाँ पे बनाने की कोशिश करी कि भाई इन्फ्लेशन 6.5% से बढ़ा है इन 40 सालों में। तो 1 लाख अगर आपके पास तब थे, मतलब 1 लाख की तब की वैल्यू और आज की 12.5 लाख की वैल्यू सेम है। मतलब जितनी चीजें खरीदने में 1 लाख रुपए तब लगते थे, वही चीजें आज आपको खरीदनी है तो महंगाई की वजह से वो चीजें खरीदने में आपको 12.5 लाख रुपए लगेंगे। यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं कार का। तो भाई कार मान लो 1981 में 1 लाख रुपए की मिलती थी, वही कार अगर आपको आज खरीदने जानी है तो 12.5 लाख रुपए लगेंगे, बिकॉज महंगाई की वजह से कीमतें बढ़ती गई हैं। अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो आपको 8.5% रिटर्न मिला होता, जैसे मैंने बता चुका हूँ। आपकी 1 लाख की वैल्यू 25,94,000 हो गई होती। ऐसे तो दिखता 1 लाख का 25 लाख हो गया, लेकिन महंगाई के ऊपर तो सिर्फ डबल हुआ है।
मतलब अगर आप कार के एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप 2 कार खरीद पाएंगे, राइट। आप इक्विटी में क्या कहीं पे भी इन्वेस्ट क्यों करते हो? आप इन्वेस्ट इसलिए करते हो कि भाई फ्यूचर में मैं इससे ज्यादा चीजें खरीद पाऊंगा। आज का आपका कंजम्पशन सेक्रीफाइस कर रहे हो ताकि आप फ्यूचर में ज्यादा कंजम्पशन कर पाओ। तो गोल्ड में आप ज्यादा कंजम्पशन डेफिनेटली कर पाओगे, 2 गुना वेल्थ क्रिएट हुई है, मतलब आप 2 कार खरीद पाओगे। सिल्वर में इन्वेस्ट करते तो आपका 7% के हिसाब से 1 लाख का 14,53,000 होता, मतलब आप 1 कार ही खरीद पाते। इससे अच्छा आप 40 साल रुकते ही नहीं, तभी कार खरीद लेते हैं। सिल्वर में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं हुआ। या आपका परचेजिंग पावर, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो है परचेजिंग पावर। आपका परचेजिंग पावर सिल्वर में इन्वेस्ट करके नहीं बढ़ा है। एफडी में इन्वेस्ट किया होता आपका 1 लाख रुपया 27,31,000 हो गया होता, इन्फ्लेशन के ऊपर 2 गुना। और यहाँ पे मैं टैक्स कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, टैक्स अगर इसके ऊपर आप भरोगे तो ये अगेन काफी फिगर नीचे आ जाएगा। पीपीएफ में इन्वेस्ट किया होता तो आपका 1 लाख रुपया 36 लाख हो गया होता, और आपकी वेल्थ 3 गुना हुई है। वैसे दिखता है 36 गुना हुई है, हम लोग काफी बार यही देखते हैं, जमीन ली थी 25 गुना हो गई, 25 गुना हो गई, लेकिन उस पीरियड में इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है? तो ये 1 लाख का 36 लाख हो गया है, लेकिन 1 लाख की वैल्यू आज 12.5 लाख है ना। तो वैसे देखने जाए तो 12.5 के सामने 36 लाख, मतलब वेल्थ 3 गुना हुई है। और सेंसेक्स इसने 14.25% रिटर्न दिया है। वैसे देखने जाए तो पीपीएफ और सेंसेक्स में गैप सिर्फ 4% का है, लेकिन वैल्यू में फर्क 36 लाख और 1,70,00,000 का गैप है। 1 लाख की वैल्यू 1,70,00,000 हुई होती, आपने वेल्थ 13 गुना बनाया है, मतलब आप 13 कार खरीद पाओगे आज, राइट। तो इक्विटी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, हम लोग, मैं रिपीट कर दूं, हम लोग बात कर रहे हैं 7 आदतें जो एक निवेशक को सक्सेसफुल निवेशक बनाएंगी। सक्सेसफुल निवेशक वो है जो अपने जीवन के सारे फाइनेंशियल गोल अचीव करे। उसमें 2 अड़चने आती है, एक आती है महंगाई और दूसरी आती है टैक्स। फिर हमने पहली आदत देखी कि भाई इन्वेस्ट करो, किसी पर्पस के साथ इन्वेस्ट करो जब भी इन्वेस्ट करो। दूसरा, जितना हो सके उतना जल्दी शुरू करो। तीसरा, हम लोग बात कर रहे हैं अभी इक्विटी में इन्वेस्ट करिए। तीसरी आदत आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए जो जरूरी है इक्विटी में। क्यों? बिकॉज इक्विटी आपके परचेजिंग पावर को, पैसे के चीजों को खरीदने की ताकत को बढ़ाता है। जो यहाँ पे हमने उदाहरण दिया कि भाई 1 लाख रुपया निवेश किया होता इक्विटी में 1980 में, मतलब सेंसेक्स में 1980 में, तो आज 1,70,00,000 हो गया होता। महंगाई 1 लाख की वैल्यू 12,50,000 हो गई होती। मतलब महंगाई के ऊपर आपने 13 गुना वेल्थ क्रिएट किया है, बाकी सारे प्रोडक्ट्स में वेल्थ क्रिएट किया है मैक्सिमम 2 गुना या 3 गुना। आगे बढ़ते, अब ये रिटर्न आया है 14% क्या 40 सालों में, डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस। काफी लोग बोलते हैं कि भाई पास्ट तो बहुत अच्छा था, तो भाई पास्ट में ये सब हुआ है। इंडिया को लगती 2 वॉर, बहुत सारे फाइनेंशियल स्कैंडल्स, 1992 अरशद मेहता, 1999, 2008 सत्यम स्कैम, असैसिनेशन ऑफ 2 प्राइम मिनिस्टर्स, एटलीस्ट 3 रिसेशनरी पीरियड, 3 नहीं 3 या 4 रिसेशन वाले पीरियड आए हैं बड़े बड़े। गवर्नमेंट 10 या 11 बदल चुकी है इन 40 सालों में। नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, सब कुछ इंडिया ने देखा है। ग्लोबल क्राइसिस हमने देखे हैं 2000 के, 2008 के, दुनिया के वॉर हमने देखे हैं, बहुत सारी चीजें देखी है। उसके बावजूद 14% का रिटर्न इक्विटी ने दिया है। और क्यों 14% का रिटर्न दिया है? बिकॉज इन 30-40 सालों में कंपनियों का मुनाफा 14% से बढ़ा है, सिंपल, राइट। अब काफी लोग बोलते हैं इक्विटी वॉलेटाइल है, तो हाँ ये सही बात है, इक्विटी हमेशा से ही वॉलेटाइल रहा है। तो यहाँ पे जब मैंने बोला कि भाई 14% रिटर्न आया है, तो वो 14 हर साल नहीं आया है। 14 हर साल इक्विटी में आ ही नहीं सकता। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, इक्विटी मतलब बिजनेस। आप में से काफी लोग बिजनेसमैन होंगे। जब आप बिजनेस करते हो, क्या आपका मुनाफा हर साल एक फिक्स परसेंटेज से बढ़ता है?
नहीं, आपका मुनाफा हर साल अलग अलग परसेंटेज से बढ़ता है। किसी साल 10% से बढ़ता है, किसी साल 30, कोई अच्छा साल रहा तो 30% से मुनाफा बढ़ेगा, कोई बुरा साल रहा तो मुनाफा शायद बढ़ेगा ही नहीं। सिमिलरली इक्विटी का रिटर्न भी वोलेटाइल ही रहता है, बिकॉज मुनाफा वोलेटाइल रहता है। किसी साल 72% रिटर्न इक्विटी ने दिया 2003 में, किसी साल -52% रिटर्न दिया, किसी साल 81% रिटर्न दिया, किसी साल -24% रिटर्न दिया। इनफैक्ट अभी हमने देखा 2020 में मार्केट 42,000 से 26,000 हो गया, मतलब मोटा मोटी 40% का फॉल। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस बार 42 का 26 हुआ, इक्विटी हैज ऑलवेज बीन वॉलेटाइल। और ये 30% के करेक्शन से डर जाना नहीं चाहिए। ये 40 सालों में जो 14% रिटर्न आया है, उस 40 सालों में 30% से ज्यादा वाले गिरावट 10 बार आए हैं। ग्लोबल रिसेशन 1986 में 40% का फॉल, गल्फ वॉर, इंडिया के फाइनेंशियल क्राइसिस 1990-91 में 40% का फॉल, हर्षद मेहता स्कैम 56% का फॉल, 1994 40% का फॉल, 1997 40% का फॉल, 2000 में ट्विन टावर अटैक, कारगिल वॉर, टेक्नोलॉजी बबल 57% का फॉल, 2004 32% का फॉल, 2006 वापस 30% का फॉल, 2008 63% का फॉल, मतलब 100 का सेंसेक्स 36 हो गया था, या 21,000 का सेंसेक्स 8,000 हो गया था। फिर 2010 में 11% का फॉल, और अभी हमने 2020 में देखा 40% का फॉल, 42 कोरोना की वजह से या कोविड की वजह से 42,000 का फॉल 26,000 हो गया था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जितनी स्पीड से मार्केट गिरता है उतनी स्पीड से फिर मार्केट बढ़ता भी है, और लॉन्ग टर्म में ये सब हो जाने के बावजूद लॉन्ग टर्म में 14% का रिटर्न पिछले 40 सालों में 1981 से 2020 के बीच में आया है। तो फिर आप बोलोगे कि फिर व्हाई डोंट पीपल मेक मनी इन इक्विटी? तो ये कुछ कारण है जो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से लोग इक्विटी में पैसा नहीं बनाते। एक तो पहले दे डोंट अंडरस्टैंड इक्विटी, ये समझते ही नहीं है कि इक्विटी मतलब मैं एक बिजनेस में हिस्सा ले रहा हूँ। वो इक्विटी को समझते हैं गैम्बलिंग या नसीब, कि यार मेरा तो नसीब ही नहीं है, इक्विटी में मेरा पैसा बनता ही नहीं है। तो लोग इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब एक दिन के लिए, एक साल के लिए, 6 महीने के लिए। शॉर्ट टर्म में इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे कभी पैसा नहीं बनेगा। आप बिजनेस शुरू करते हो तो बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए शुरू करते हो ना। सिमिलरली इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे जो बिजनेस करने के बराबर ही आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। इन्वेस्ट करेंगे, किसी शेयर को खरीदेंगे टिप पे, पान वाले की दुकान पे किसी दोस्त ने बोल दिया ये शेयर खरीद लो, खरीद लिया, न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, टीवी में देख लिया, मैसेज कहीं से आ गया, खरीद लिया। कभी इक्विटी में पैसा नहीं बनेगा। दे डोंट अंडरस्टैंड बिजनेस। जो शेयर खरीदा है उस बिजनेस को समझते ही नहीं है। काफी बार तो कंपनी क्या करती है वो भी नहीं पता होता है, तो आप कैसे इक्विटी में पैसा बना? कभी आप बिजनेस करते हो जो बिजनेस आपको पता ही नहीं है? मालूम है कि जो बिजनेस मुझे पता ही नहीं है वो बिजनेस में शुरू करूंगा तो हमेशा नुकसान ही करूंगा। तो आप जो शेयर खरीदते हो जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप कैसे मुनाफा करोगे उसमें? काफी लोग इक्विटी में इसलिए पैसा नहीं बनाते कि वे मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। 40 पे लगा दिया, 20 पे निकाल दिया, या 20 पे निकाल दिया, 40 पे लगा दिया, 50 पे निकाला, 60 पे निकाल, टाइम करने की कोशिश करते हैं, कभी पैसा नहीं बनता है। पेइंग टू मच अटेंशन टू मीडिया, कभी पैसा नहीं बनेगा। और काफी लोग पीछे का रिटर्न देख के इन्वेस्ट करते हैं, कभी पैसा नहीं बनेगा। पीछे का रिटर्न देख के मतलब हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग 90% टाइम आगे की तरफ होता है और 10% टाइम पीछे का आईना देखते हैं। लेकिन इक्विटी में जब इन्वेस्ट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल उल्टा करते हैं। 90% टाइम पिछले एक साल में क्या रिटर्न आया है वो देख के इन्वेस्ट करते हैं। अगर पिछले एक साल में रिटर्न अच्छा आया है तो इन्वेस्ट करेंगे, पिछले एक साल में रिटर्न बुरा आया है तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और इसीलिए कभी इक्विटी में पैसा नहीं बनता है। और ये तीसरी आदत है, और तीसरी आदत ये है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए पार्टिसिपेट करिए बिजनेसेस में। और बिजनेसेस में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो? हीरो के हिस्सेदार कैसे बन सकते हो, रिलायंस के हिस्सेदार कैसे बन सकते हो, एचडीएफसी बैंक के हिस्सेदार कैसे बन सकते हो? तो उनका शेयर खरीद के, और शेयर खरीद के मतलब इक्विटी में इन्वेस्ट करके। मैं वापस अपने उदाहरण पे आ जाता हूँ। मेरा पीसफुल रिटायरमेंट याद है आपको? 4.25 करोड़ रुपए मुझे जमा करने हैं।
25 साल है मेरे पास, 25 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। ये 3.25 कैसे आया था वो मैंने पहले उदाहरण में बताया था आपको, या पहली आदत में बताया था आपको। अब ये 4.25 करोड़ जमा करना है, तो मेरे पास 3 प्रोडक्ट है आज की तारीख में मार्केट में। एक तो 6% वाला एफडी, एक 8% वाला मान लो पीपीएफ, पीपीएफ में भी आज तो 8% नहीं है, बट मान लो 8% वाला कोई प्रोडक्ट है, और एक 15% वाला इक्विटी जिसमें कोई गारंटी नहीं है। 15% जरा भी गारंटी नहीं है। अगर मैं 6% वाले एफडी में इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे 4.25 करोड़ रुपए जमा करना है, 25 सालों में जमा करना है, मुझे महीने के 55,000 बचाने पड़ेंगे, जो मेरे लिए नामुमकिन आज की तारीख में। मैं 55,000 नहीं बचा सकता। मैं 8% वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे 40,000 बचाने पड़ेंगे, जो मुझे लगता है मैं नहीं बचा पाऊंगा। लेकिन अगर मैं 15% वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करता हूँ, इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ, जहां पे मुझे उम्मीद है कि शायद 15 आ जाए, तो मुझे महीने के 13,000 रुपए ही सिर्फ बचाने पड़ेंगे, जो मुझे लगता है कि मेरे इनकम के हिसाब से मैं बचा पाऊंगा। मैं सिर्फ यहाँ पे रिपीट कर दूं, मुझे 4.25 करोड़ रुपए जमा करने हैं अगर मेरा आज का घर चलाने का खर्चा 25,000 है। अगर आप में से किसी का आज का घर चलाने का खर्चा 1 लाख है, तो आपको 4.25 करोड़ रुपया नहीं लगेगा, आपको 16 करोड़ रुपए लगेंगे, 4 गुना। और आपका घर चलाने का खर्चा अगर 2 लाख है, तो आपको 32 करोड़ रुपया लगेंगे। जितना गोल है आपका वो 6% से 8% से उतना मुश्किल हो जाता है। इसलिए तीसरी आदत बहुत जरूरी है कि बिजनेस में पार्टिसिपेट करिए, इक्विटी में इन्वेस्ट करिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट आदत है तीसरी वाली, पार्टिसिपेट इन बिजनेस। यहाँ से 4 आदतें हैं जो मैं जल्दी कवर करूंगा। आई एम श्योर टाइम मैंने जो बोला था 1 घंटा, उतने में ही मैं कवर कर पाऊंगा। चौथी आदत है इन्वेस्ट रेगुलरली। और सक्सेसफुल निवेशक बनने के लिए नहीं, किसी भी क्षेत्र में सक्सेसफुल बनने के लिए, आपको आपके जॉब में सक्सेसफुल बनना है, आपको बिजनेस में सक्सेसफुल बनना है, आपके बच्चे को सक्सेसफुल बनाना है, आपको हेल्थ अपनी अच्छी करनी है, सारे क्षेत्रों में सक्सेस का एक ही इम्पोर्टेंट, एक ही नहीं बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो है डिसिप्लिन। और जब आप इन्वेस्ट रेगुलरली कर रहे हो, आप डिसिप्लिन से इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी भी गोल को अचीव करना आसान हो जाता है। आप ऑटोमेटिकली मार्केट को टाइमिंग कर रहे हो। स्पेशली अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप हर महीने इन्वेस्ट करोगे, तो आप ऊपर के लेवल पे भी इन्वेस्ट करोगे, नीचे लेवल पे भी इन्वेस्ट करोगे, तो मार्केट का ऑटोमेटिकली टाइमिंग कर रहे हो, आपका एवरेजिंग हो रहा है। आप ऊपर के लेवल पे इन्वेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली कम यूनिट्स खरीद रहे हो, नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे आपको, तो आपका एवरेज हमेशा नीचे रहेगा। तो चौथी आदत है जो आपको एक सक्सेसफुल निवेशक बनने के लिए जरूरी है, वो है इन्वेस्ट रेगुलरली। हर महीने इन्वेस्ट करिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एसआईपी करिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपका गोल अचीव करना आसान हो जाएगा, टाइमिंग मार्केट का ऑटोमेटिकली हो जाएगा, एवरेजिंग हो जाएगा। इसलिए हमेशा सेविंग्स का फॉर्मूला ये रखिए। काफी लोग ये करते हैं कि इनकम बाद में खर्चा, जो बच जाता है वो सेविंग्स। मैं बोलता हूँ ऐसा मत करिए, आप करिए इनकम माइनस पहली ही तारीख को सेविंग्स, और फिर जो बच जाए उससे घर चलाने की, आपने शौक पूरे करने की कोशिश करिए। ये एक उदाहरण है कैसे रेगुलरली इन्वेस्ट करने से आपके गोल अचीव करना आसान हो जाता है। मान लो आपको 5 करोड़ रुपए जमा करने हैं 20 साल बाद। वैसे लगता है 5 करोड़ रुपए, पर 20 साल बाद अगर आपको 5 करोड़ रुपए जमा करने हैं और इक्विटी मान लो 15% रिटर्न अगर देती है, तो महीने के सिर्फ 37,000 रुपए बचाने हैं। गोल अचीव करना आसान है। मान लो आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए 20 साल बाद, महीने के 15,000 बचाने हैं। वैसे लगता है 2 करोड़ 20 साल बाद, बट अगर महीने के टुकड़े कर दो आप, तो सिर्फ 15,000 बचाने हैं। मान लो आपको कोई बिजनेस शुरू करना है जिसके लिए 10 करोड़ रुपए लगेंगे 20 साल बाद, महीने के 75,000 आप जो अभी कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, उसमें से 75,000 आप महीने के बचाओगे। आप 10 करोड़ से एक बिजनेस 20 साल बाद शुरू कर सकते हो। चौथी आदत, इन्वेस्ट रेगुलरली। आपका गोल अचीव करना आसान हो जाता है, टाइमिंग हो जाता है, और एवरेज नीचे आ जाता है। एक और उदाहरण है इन्वेस्ट रेगुलरली का। इनफैक्ट इसमें 2 आदतें साथ में आ जाती है इस उदाहरण के अंदर, जल्दी शुरू करने के फायदे और
रेगुलरली इन्वेस्ट करने के फायदे। तो अगर आप 15,000 रुपए बचाते हो 15 साल के लिए और आपको 15% रिटर्न मिलता है तो 1 करोड़ रुपया बनता है। ये रेगुलरली इन्वेस्ट करने का फायदा कि इन्वेस्ट कर रहे हो 15,000 रुपए, लेकिन 15 साल बाद वो हो जाते हैं 1 करोड़ रुपए। लेकिन जल्दी शुरू करने का फायदा क्या है कि अगर आप जल्दी शुरू करते हो और 30 साल देते हो तो 15,000 रुपए अगर आप 30 साल के लिए बचाते हो वही 15% रिटर्न मिलता है, तो दिमाग ये बोलता है कि 2 करोड़ बनेगा। कैसे 2 करोड़ बनेगा? 15 साल का 30 साल कर दिया ना आपने, तो समय डबल कर दिया, तो पैसा भी 1 करोड़ का डबल होना चाहिए 2 करोड़, लेकिन 1 का 2 नहीं होता। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। इसीलिए मैंने आगे बोला था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाना इम्पॉसिबल है, उसको सिर्फ अनुभव ही कर सकते हो। 1 करोड़ का 10 करोड़ हो रहा है समय डबल करने से। चौथी आदत, सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन्वेस्ट रेगुलरली विथ डिसिप्लिन। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, रेगुलर इन्वेस्टमेंट मतलब एसआईपी। ये एसआईपी का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है इंडिया में 20 सालों का, जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2020, 20 सालों का सारे म्यूचुअल फंड का एवरेज, सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न मैंने यहाँ पे लिया है। कुछ 17.40% आया है। मतलब अगर आपने 10,000 रुपए हर महीने बचाए होते जनवरी 2001 से, मतलब साल के 1,20,000 और 20 साल के 24 लाख, आपकी आज वैल्यू हो गई होती 1,78,88,200 रुपए। रेगुलरली इन्वेस्ट करने का फायदा, पहली आदत, जल्दी शुरू करने का फायदा और इक्विटी में इन्वेस्ट करने का फायदा। 4 में से 3 आदतें इस स्लाइड के अंदर है। इक्विटी, जल्दी शुरू करो, रेगुलरली इन्वेस्ट करो। आगे बढ़ते हैं 5वीं आदत की तरफ। सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है और स्पेशली इक्विटी में सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो आपको इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है लोग इक्विटी में क्यों पैसा नहीं बना पाते, और वो है वो लोग अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते। कौन से इमोशंस को, कौन से बिहेवियर को? तो जब पैसे की बात आती है तो ह्यूमन में सिर्फ 2 ही इमोशन है, तीसरा कोई इमोशन नहीं है। एक है ग्रीड, लालच, और दूसरा है फियर, डर। पैसे में सिर्फ 2 ही इमोशन आते हैं, ग्रीड, फियर। मार्केट जब बढ़ रहा होता है तब लालच आती है, और मार्केट जब गिर रहा होता है तब डर आता है। और ये डर और लालच हमको इक्विटी में कभी पैसा बनाने नहीं देते। ये एक उदाहरण है कि बिहेवियर गैप का। ये बिहेवियर की वजह से, ये जो बिहेवियर है, यहाँ खरीदना, यहाँ बेचना, लालच और डर, ये जो जो बिहेवियर है उससे नुकसान क्या होता है कि भाई इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो अच्छा आता है। इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मतलब सेंसेक्स का रिटर्न तो अच्छा आता है। अभी हमने देखा 1000 का सेंसेक्स 50,000 हो गया 30 सालों में। 40 सालों में सेंसेक्स का रिटर्न 14% आया है। तो इक्विटी में तो रिटर्न दिया है, लेकिन बहुत कम इन्वेस्टर है जिन्होंने पैसा बनाया। इन्वेस्टर का रिटर्न इतना आया है। ये गैप क्यों है? ये दोनों के बीच में ये जो गैप है, वो गैप को बोलते हैं बिहेवियर गैप। बिहेवियर गैप मतलब लालच और डर। मैं एक उदाहरण से एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये एक फंड लिया है मैंने, आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड, और इसमें आपको लालच भी दिख जाएगी और डर भी दिख जाएगा। और क्यों ये दोनों को कंट्रोल करने की जरूरत है अगर आपको इक्विटी में वेल्थ क्रिएट करना है तो। मान लो इस फंड में सितंबर 1999 से किसी ने 10,000 रुपया बचाना शुरू किया, मतलब साल का 1,20,000। पहले साल 1,20,000 की वैल्यू 1,24,000 थी। कुछ ज्यादा बढ़ा नहीं है, कुछ ज्यादा गिरा नहीं है, आप कंट्रोल में हो। दूसरे साल के एंड में 2,40,000 आपने निवेश किए, और वैल्यू अगर आप देखते हो तो 1,68,000 हो गई। ये वही पीरियड है जहाँ पे कारगिल वॉर हुआ था, ट्विन टावर पे अटैक हुए थे, टेक्नोलॉजी बबल हुआ था, केतन पारिक स्कैम हुआ था, सब कुछ एक साथ ही हो गया था। ये 2000 वाला साल है। तो आपका 2,40,000 की वैल्यू 1,68,000 हो गई होती, -32%। और काफी लोगों ने यहाँ पे अपनी एसआईपी बंद कर दी होती, या कर दी होगी, आई एम श्योर। डर कि यार 1,68,000 तो बचा लो, नहीं तो ये भी हाथ से जाएगा। यहाँ नहीं की होती तो यहाँ की होती। 3 साल बाद भी 3,60,000 का 3,11,000 है। 15% पॉजिटिव तो दूर की बात है, -10% पे थे 3 साल बाद। फिर थोड़ा इक्विटी ने चलना शुरू किया। 5 साल 6 लाख के बाद की वैल्यू थी 11 लाख।
6 लाख निवेश करने के बाद वैल्यू थी। अब यहाँ पे लालच आती है कि यार 25% रिटर्न है, 11 लाख है, चलना मैं कोई गाड़ी ले लेता हूँ, चलना मैं ये मेरा सपना पूरा कर देता हूँ, या यहाँ पे खर्चा कर देता हूँ, या कोई वैकेशन कर देता हूँ, या XYZ। 25% रिटर्न है, यहाँ पे लालच आ जाती है। अब 6 लाख का 11 लाख करके आप अपने क्या जीवन के सपने पूरे कर दोगे? सिर्फ छोटे मोटे शौक ही पूरे होंगे, बड़े सपने, बच्चे के एजुकेशन, बच्चे का मैरिज, रिटायरमेंट पूरा नहीं होगा। उसके लिए वेल्थ क्रिएट करना पड़ता है, और वेल्थ कब क्रिएट होता है? तो काफी लोग यहाँ पे SIP बंद कर देते हैं, काफी लोग यहाँ पे SIP बंद कर देते हैं, यहाँ पे लालच की वजह से, यहाँ पे डर की वजह से। यही इमोशन को हमको कंट्रोल करना है। 20 साल जब इस फंड के कंप्लीट हुए थे अगस्त 2019 में, तो 24 लाख की वैल्यू, मतलब साल के 1,20,000, 20 साल लगाया है, मतलब 24 लाख लगाया है। 24 लाख की वैल्यू 1,82,00,000 थी। इसको वेल्थ क्रिएट करना बोलते हैं। 6 लाख को 11 लाख वेल्थ क्रिएट करना नहीं बोलते हैं, राइट। और ये अगस्त 2019 मैंने इसीलिए लिया है बिकॉज तब 20 साल कंप्लीट हो रहे थे। अगर इसको कंटिन्यू करता इन्वेस्टमेंट तो आज, मतलब दिसंबर 2020 तक इन्वेस्टमेंट हुआ होता 25,60,000 का, मतलब 256 महीने में 10,000 रुपए इन्वेस्ट हुए होते, और वैल्यू हुई होती 2,83,00,000 रुपए। आज जब मार्केट 50,000 रुपए। इसको वेल्थ क्रिएट करना बोलते हैं, जो डर की वजह से नहीं अचीव होगा और ना ही लालच की वजह से अचीव होगा। ये दोनों इमोशन को हमें कंट्रोल करना है, लालच और डर। कैसे कर सकते हैं? तो भाई बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट एक टेक्निकल शब्द है, वो है असेट एलोकेशन करना और रीबैलेंसिंग करना। ये अगर आप करते हो तो आप ऑटोमेटिकली आपके इमोशंस को कंट्रोल कर लोगे। ये टेक्निकल शब्द है, और इसी टॉपिक पे मैं एक्चुअली 50-60 मिनट और बोल सकता हूँ, लेकिन अगर सिंपल शब्द में बताऊं तो आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको कितना इक्विटी में इन्वेस्ट करना है और कितना फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे आई डोंट नो आपको स्लाइड दिख रही है कि नहीं दिख रही है। यहाँ पे उदाहरण पे मैंने लिया है कि भाई एक इन्वेस्टर है जिसने डिसाइड कर लिया है कि भाई मैं इक्विटी में 40% इन्वेस्ट करूंगा और फिक्स्ड इनकम में 60% इन्वेस्ट करूंगा। फिक्स्ड इनकम मतलब वो FD भी हो सकता है, PPF भी हो सकता है, या कोई और भी प्रोडक्ट, या म्यूचुअल फंड में भी फिक्स इनकम वाले प्रोडक्ट आते हैं। तो ये डिसाइड कर लो आप। ये डिसाइड कैसे होता है? ये डिसाइड होता है आपके रिस्क लेने की क्षमता पे, या आपको कितना रिटर्न चाहिए उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि भाई आपको इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना फिक्स इनकम में डिसाइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल करना है तो डिसाइड कर लो मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कितना करूंगा, डेट में इन्वेस्ट कितना करूंगा। यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया है कि एक इन्वेस्टर ने 40 इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, 60 फिक्स इनकम में इन्वेस्ट किया है। अब मान लो 1 साल के बाद इक्विटी बढ़ जाता है, राइट। तो आपके आपके पोर्टफोलियो के अंदर इक्विटी की वैल्यू 40% से बढ़ गई होगी। जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण लिया है, 40% की वैल्यू पोर्टफोलियो में 65% हो गई। अब ये ऐसा समय है जब लालच आती है, आपको लगता है यार कि वो जो फिक्स इनकम में मैंने पैसा लगाया है वहां पे मुझे 6% मिल रहा है और इक्विटी ने इस साल तो 35% रिटर्न दे दिया। तो आपका इमोशन, आपका बिहेवियर बोलेगा डेट में से निकालूं और इक्विटी में लगाऊं। लेकिन असेट एलोकेशन ये बोलेगा कि नहीं, तेरा इक्विटी का प्रोपोर्शन तो तूने 40% सेट किया था ना, आज 65 हो गया है, तो तू एक्चुअली इक्विटी से निकाल और डेट में लगा। तो आप आपके बिहेवियर, आपके इमोशन से उल्टा जा रहे हो। फिर मान लो 1 साल के बाद इक्विटी गिरा, इक्विटी ने रिटर्न दिया -20%, तो आपका इमोशन, आपका बिहेवियर बोलेगा कि यार छोड़, इक्विटी से निकाल और ये 6% 7% फिक्स, अच्छा तो सही, यहाँ पे तो गारंटी भी नहीं है और -20 आया, राइट। तो आपका इमोशन, आपका बिहेवियर आपको बोल रहा है कि इक्विटी से निकल। लेकिन आपका असेट एलोकेशन आपको ये बोलेगा कि तूने 40% इक्विटी डिसाइड किया था ना, आज तेरे पोर्टफोलियो में इक्विटी की वैल्यू 30% हो गई है, तो तू एक्चुअली इक्विटी खरीद। तो एक ही तरीका है आपके इमोशंस को, आपके बिहेवियर को कंट्रोल करना, और वो है असेट एलोकेशन। पहले से डिसाइड कर लो आपकी रिस्क लेने की क्षमता और रिटर्न कितना चाहिए उसके बेसिस पे कि भाई आप इक्विटी में और डेट में कितना इन्वेस्ट करोगे। 50-50% इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। 50% में जो भी इन्वेस्टमेंट होगा मेरा इक्विटी में जाएगा, 50% मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो डेट में जाएगा। फिर हर 6 महीने या 1 साल के बाद देखो ये 50-50% ऊपर नीचे हुआ होगा, उसको वापस 50-50% पे लेके जाओ। अब ऑटोमेटिकली बढ़े हुए मार्केट में पैसा इक्विटी से निकालोगे
मतलब आपके ग्रीड को काबू में करोगे और गिरे हुए मार्केट में आप ऑटोमेटिकली इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे, जबकि आपका बिहेवियर बोल रहा होगा इक्विटी से निकलो। जैसे मैंने बोला एसेट एलोकेशन इटसेल्फ 50-60 मिनट का टॉपिक है, शायद उससे ज्यादा। तो आपको जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उसके साथ बैठिए और आपका एक आइडियल एसेट एलोकेशन डिसाइड करिए, बिकॉज एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है एक सक्सेसफुल निवेशक बनने के लिए। डिसाइड करिए मेरा रिस्क एपिटाइट क्या है, मुझे रिटर्न कितना चाहिए, और डिसाइड करिए आपका एसेट, और फिर हर 6 महीने 1 साल के बाद उसको रीबैलेंस करिए वापस अपने ओरिजिनल एसेट एलोकेशन पे, उसको हर 6 महीने साल भर के बाद उसको लेके आइए। 5 आदतें हो गई। छठी आदत के ऊपर जाते हैं। एक सक्सेसफुल निवेशक बनने के लिए छठी आदत है कि भाई आप बहुत सारे रिस्क अपने सर के ऊपर लेके जाते हो, लेके चलते हो। वो रिस्क को आप जितना हो सके हटा दीजिए, मिटा दीजिए, खत्म कर दीजिए। राइट। सक्सेसफुल निवेशक वो है जो अपने जीवन के सारे फाइनेंशियल गोल अचीव करता है। अब ये कुछ चीजें हैं जो आपके जीवन में अगर होंगी तो आपके फाइनेंशियल गोल अचीव नहीं होंगे, जिसको हम लोग 4D बोलते हैं। डी, पहली डी मतलब डेथ। अगर आपकी खुदा ना खास्ता डेथ हो गई, आपके जीवन के गोल अचीव नहीं होंगे, बिकॉज आप एक घर में अर्निंग मेंबर हो, आपकी डेथ हो गई, आप चले गए, लेकिन गोल्स तो है, बच्चे का शादी, बच्चे की पढ़ाई, वाइफ या हस्बैंड का रिटायरमेंट अभी भी है, बट वो गोल पूरे नहीं होंगे डेथ हो जाने की वजह से। दूसरा है डिजीज। अगर कोई डिसीज आ जाती है तो भी आप अपने गोल अचीव नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप अपने गोल्स के लिए निवेश कर नहीं पाओगे, आपको आपकी डिसीज के पीछे पैसा लगाना पड़ेगा। चौथा डी है डिसेबिलिटी। कोई डिसेबिलिटी आ जाती है खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट की वजह से, पार्शियल या तो टोटल, अब आपके जीवन के गोल अचीव नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप गोल की तरफ एक तो आप कमा नहीं पाओगे, दूसरा गोल की तरफ इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपका पैसा जा रहा है आपकी डिसेबिलिटी के ऊपर। चौथा है डैमेज। डैमेज मतलब हाउस या प्रॉपर्टी पे कोई डैमेज हो जाता है, अगेन आपकी बचाने की क्षमता के ऊपर सीधा इम्पैक्ट आता है और वो पैसा वो डैमेज को सुधारने में जाएगा। सो डेथ, डिसीज, डिसेबिलिटी या डैमेज, ये चार में से कोई भी एक चीज होती है तो आप एक सक्सेसफुल निवेशक नहीं बन सकते हो, मतलब आप आपके जीवन के गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये 4 रिस्क जो हम लोग हमेशा सर पे लेके चल रहे होते हैं, उसको सर से हटा देने की जरूर है। और ये कैसे, और वो उसके ऑप्शन अवेलेबल है, कैसे हटा सकते हो ये 4 रिस्क को, कैसे मिटा सकते हो ये 4 जोखम को। तो ये 4 जोखम को मिटाने के लिए 4 टाइप की पॉलिसी आती है। डेथ, आपकी अनफॉर्चुनेट डेथ के केसेस के सामने आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं, मैं स्पेसिफिक बात करूं तो टर्म प्लान लेना चाहिए। डिजीज के सामने आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। डिसेबिलिटी के सामने आपको पर्सनल एक्सीडेंट लेना चाहिए और डैमेज के सामने आपको हाउस इंश्योरेंस लेना चाहिए। 4 टाइप के इंश्योरेंस जीवन में एक ही बार सही मात्रा में अगर आपने ले लिए तो जीवन में आपके सर पे कोई जोखम नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, और दूसरी कभी भी आपको वापस इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस मतलब स्पेसिफिक बात करूं तो टर्म इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट, हेल्थ इंश्योरेंस और होम इंश्योरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण सुरक्षा। ये 4 चीज आ भी गई, जो आती रहती है जाती रहती है, आपके गोल्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब लगता है कि यार ये 4 चीजें तो बहुत महंगी होंगी, 4 टाइप के इंश्योरेंस। जरा भी महंगी नहीं है। यहाँ पे मैंने एक उदाहरण लिया है, 35 साल की उम्र का बंदा है, मेल है, फैमिली में हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं। अगर टर्म प्लान 50 लाख का लेता है, हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख का लेता है, उसके ऊपर टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस का 5 लाख का लेता है, मतलब पूरी फैमिली 10 लाख से कवर हो गई किसी भी डिजीज के सामने। पर्सनल एक्सीडेंट 50 लाख का लेता है और होम इंश्योरेंस 50 लाख का लेता है, तो टोटल कॉस्ट आता है 26,000 का, साल का प्रीमियम 26-27,000। अगर आपकी एज इससे थोड़ी ज्यादा है, कवर इससे थोड़ा ज्यादा लेना चाहते हो, तो ये 26,000, 40,000 जाएगा, 50,000 जाएगा। मतलब कुछ भी कर लो आप, महीने का 4-5 हजार से ज्यादा नहीं जाएगा, मतलब दिन का 100 रुपए से ज्यादा नहीं जाएगा। एक ही बार खरीदनी है, लेकिन आप 4 टाइप के रिस्क को, डेथ को, डिजीज को, डिसेबिलिटी को और डैमेज को परमानेंटली आपके सर से खत्म कर रहे हो और आपके गोल्स अचीव होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अपने आप को संपूर्ण तरीके से सुरक्षित करो। टर्म प्लान, पर्सनल एक्सीडेंट, हेल्थ इंश्योरेंस और होम इंश्योरेंस।
और वो सस्ता भी है, बाकी सारे इंश्योरेंस से इनफैक्ट ये सारे इंश्योरेंस कवर सस्ते हैं। तो छठी आदत है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए कि आपके सर पे जो अनवांटेड रिस्क है उसको ट्रांसफर कर दो इंश्योरेंस कंपनी को, राइट। आखिरी आदत के ऊपर जाते हैं, और आखिरी आदत है हायर एन एक्सपर्ट। हायर एन एक्सपर्ट दो तरीके से, एक तीसरी आदत को पूरा करने के लिए, वो पहले मैं बता देता हूँ। तीसरी आदत क्या थी? इन्वेस्ट इन इक्विटी। अब इक्विटी में भी इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं, वो दो तरीके के ऊपर बाद में आता हूँ। पहले आप बीमार पड़ते हो तो अच्छे होने के भी दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि भाई आप मेडिकल दुकान में जाइए और उसको बोलिए कि भाई उसमें से डिसाइड करिए कौन सी दवा आपको चाहिए और वो दवा उससे मांगिए। और दूसरा तरीका है कि भाई आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को बताइए आपका प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टर आपको डायग्नोस करेगा, आपकी तकलीफ को जानेगा और फिर आपको वो दवा देगा। वो आप मेडिसिन की दुकान में जाके दवा लीजिए। आप ज्यादातर क्या करते हो? ज्यादातर कॉम्प्लेक्स बीमारी के लिए हम लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं। कॉम्प्लेक्स के आजकल तो साधारण बीमारी के लिए भी बेहतर है कि हम लोग डॉक्टर के पास चले जाए, तो हम लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं। सिमिलर डॉक्टर क्या है? डॉक्टर इज एन एक्सपर्ट। सिमिलरली इक्विटी इन्वेस्टमेंट में भी मैं ये बोलता हूँ कि एक्सपर्ट बहुत जरूरी है। आप शेयर बाजार में डायरेक्ट जाके शेयर खरीद सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड के पास जाइए और म्यूचुअल फंड आपकी तरफ से शेयर खरीदेगा जो एक एक्सपर्ट है। डॉक्टर की तरह उसने भी उसी चीज की पढ़ाई करी है, डॉक्टर की तरह उसको उसी चीज का अनुभव है, डॉक्टर की तरह उसके पास उसी चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, साधन है, तो वो हमसे बेटर शेयर खरीद पाएगा। तो सातवीं आदत है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए, एक सक्सेसफुल इक्विटी इन्वेस्टर बनने के लिए सातवीं आदत है हायर एन एक्सपर्ट, मतलब इन्वेस्ट इन इक्विटी थ्रू अ म्यूचुअल फंड। और मैंने बोला था दो तरीके का एक्सपर्ट जरूरी है। दूसरा एक्सपर्ट है एक अच्छा म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर, एक प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर जो आपको समझे, आपके फाइनेंसिस को समझे, आपके जीवन के फाइनेंशियल गोल्स को समझे, आपके साथ बैठ के उसको प्रायोरिटाइज करे कि भाई ये गोल पहले इंपॉर्टेंट है, ये गोल बाद में इंपॉर्टेंट है। मालदीव्स घूमने जाना बाद में आएगा, पहले बच्चे का एजुकेशन आएगा, तो वो आपके गोल्स को प्रायोरिटाइज करे। इमोशंस को खुद मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, वो एक एक्सपर्ट आपको आपके इमोशंस को मैनेज करेगा, आपके लिए राइट एसेट एलोकेशन डिसाइड करे बेस्ड ऑन योर रिस्क एपिटाइट एंड बेस्ड ऑन योर रिटर्न एक्सपेक्टेशन, और उस एसेट एलोकेशन को रेगुलरली रीबैलेंस करें। तो एक सही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को हायर करिए और म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इक्विटी में इन्वेस्ट करिए। ये सातवीं आदत है टू बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर, हायर एन एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड एक एक्सपर्ट म्यूचुअल फंड इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये यहाँ पे मैं अपनी 7 आदतें पूरी करता हूँ जो मुझे लगता है एक सक्सेसफुल निवेशक बनने के लिए जरूरी है। सक्सेसफुल निवेशक किसे कहते हैं? सक्सेसफुल निवेशक उसे कहते हैं जो जीवन में अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करे। ये 7 आदतें अपने जीवन में अपनाइए, आप जीवन के सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाओगे। पहली आदत है जब भी इन्वेस्ट करो, जितना भी इन्वेस्ट करो, जहां भी इन्वेस्ट करो, जैसे भी इन्वेस्ट करो, एक लक्ष्य के साथ इन्वेस्ट करो। मुझे कब पैसा लगेगा, कितना लगेगा, और या कब लगेगा और कितना पैसा लगेगा। दूसरा, जल्दी शुरू करिए, जल्दी शुरू करोगे, टाइम दोगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होगा। तीसरा, कुछ ना कुछ तो इक्विटी में इन्वेस्ट करिए, चाहे वो अपने इन्वेस्टमेंट का 50% है, 60% है, 40% है, वो कितना वो डिसाइड करने के लिए 7वीं आदत हायर एन एक्सपर्ट। चौथी आदत इन्वेस्ट रेगुलरली। 5वीं आदत कंट्रोल योर इमोशन, वो इमोशन को कंट्रोल करने के लिए भी 7वीं आदत जरूरी है, हायर एन एक्सपर्ट। छठी आदत कवर अनवांटेड रिस्क, उसके लिए भी 7वीं आदत बहुत जरूरी है, हायर एन एक्सपर्ट। इनफैक्ट आपको पहली 6 आदतें को अमल में लाना है तो मेरे ख्याल से 7वीं आदत के बगैर नहीं हो सकता, एंड दैट इज हायरिंग अ राइट फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, जो मेरे ख्याल से एक एनजे पार्टनर है जिसको आपने जिसने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, उसके साथ बैठिए और ये 7 आदतों को अपने इन्वेस्टमेंट के जीवन में अमल में रखिए। थैंक यू वेरी मच, मेरी साइड से इतना ही था।
आई एम श्योर आप लोगों ने, काफी लोगों ने प्रश्न पूछे होंगे, मैं कोशिश करूंगा उस प्रश्नों को के जवाब देने की। थैंक यू सो मच। तो कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोगों ने पूछे हैं, मैं उनको जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन है जो कोई पूछ रहा है, मेरे ख्याल से एकदम नया इन्वेस्टर है, कि भाई म्यूचुअल फंड क्या होता है। सो म्यूचुअल फंड, एक म्यूचुअल फंड नाम के अंदर ही जवाब है कि भाई इट्स अ म्यूचुअल फंड। सब लोग इकट्ठा करके एक फंड, सब लोग मिलके एक फंड को इकट्ठा करते हैं, जिसको एक एक्सपर्ट इन्वेस्ट करता है, और वो इन्वेस्टमेंट में से जो भी रिटर्न आता है वो हमको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये म्यूचुअल फंड है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड है इंडिया में, HDFC म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड, सॉरी निपॉन म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स है इंडिया। म्यूचुअल फंड मतलब लोगों से पैसा इकट्ठा करता है, उसको इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्टमेंट में से जो भी रिटर्न आता है वो हमको लौटा दे, मतलब इन्वेस्टमेंट का एक्सपर्ट, राइट। जैसे डॉक्टर होता है, या जैसे घर रिनोवेट करना है तो हम लोग आर्किटेक्ट लेते हैं, इंटीरियर डिजाइनर लेते हैं, वैसे इन्वेस्टमेंट का एक्सपर्ट। दूसरा सवाल, कोई ये पूछ रहा है कि भाई सिर्फ म्यूचुअल फंड इक्विटी में ही इन्वेस्ट करता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड आप सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाली सिर्फ एक स्कीम होती है। वैसे बहुत सारी स्कीम होती है म्यूचुअल फंड में। आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाली भी म्यूचुअल फंड की स्कीमें होती है, जिसकी वजह से आपको गोल्ड को स्टोर नहीं करना पड़ेगा, आपको सेफ्टी का टेंशन नहीं है, आपको प्योरिटी का टेंशन नहीं है, उसको स्टोर करने का खर्चे का टेंशन नहीं है। वो सारी चीजें म्यूचुअल फंड आपकी तरफ से करेगा, और रिटर्न आपको गोल्ड जितना ही देगा। सिमिलरली आपको ब्याज वाली स्कीमों में इन्वेस्ट करना है तो वो भी अवेलेबल है। फिक्स गारंटेड रिटर्न नहीं होता है, लेकिन वो लोग इन्वेस्ट करेंगे बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में। सिमिलरली आपको मिक्स वाला चाहिए, थोड़ा इक्विटी थोड़ा डिबेंचर्स वाला, वो भी मतलब दुनिया भर के टाइप के स्कीम्स अवेलेबल है। डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको एक म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में से स्कीम निकाल के देगा। फिर एक सवाल है, कोई ये पूछ रहा है कि भाई क्या मैं, मतलब बड़ा पैसा है तो ही इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सो नहीं, एक्चुअली आप बहुत तरीकों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके पास 5,000 रुपया है तो भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके पास 5 लाख रुपया है तो भी इन्वेस्ट, कितना भी पैसा हो डजेंट मैटर, छोटा बड़ा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इनफैक्ट वन टाइम भी जरूरी नहीं है, आप महीने महीने इन्वेस्ट करना चाहते हो महीने महीने इन्वेस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट उल्टा भी हो सकता है, आप एक साथ अभी इन्वेस्ट करो और उसमें से धीरे धीरे हर महीने निकालना है, वो भी मतलब कर सकते हो आप। बहुत 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 तरीके से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर एक क्वेश्चन है, कोई पूछ रहा है कि भाई गारंटी तो नहीं होता है ना म्यूचुअल फंड में, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काफी लोग पूछते हैं कि भाई गारंटेड रिटर्न नहीं होता है म्यूचुअल फंड में। एकदम सही बात है, म्यूचुअल फंड में गारंटेड रिटर्न नहीं होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे ना तो एक्चुअली आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हो जहां हमको लगता है कि गारंटेड है, लेकिन वहां पे भी कोई गारंटी नहीं होती है। ब्याज तो दूर की बात है, ब्याज की गारंटी तो दूर की बात है, आपका कैपिटल भी गारंटेड नहीं है एक्चुअली एफडी में। कैपिटल का इंश्योरेंस सिर्फ 5 लाख तक का है, मतलब अगर आपने 50 लाख की एफडी करी है तो ब्याज तो बहुत दूर की बात है, गारंटी आपके 50 लाख की भी नहीं है, इंश्योरेंस सिर्फ 5 लाख का ही है आपका उस 50 लाख की एफडी पे। ये एक पॉइंट मुझे क्लियर करना था। दूसरा, अपने आप ये सोच के एफडी में इन्वेस्ट करते हो कि भाई गारंटेड है, तो ये समझिए कि वो बैंक जिसमें आपने एफडी करी है, उस बैंक उस पैसे को क्या करेगी। अगर ऑडियंस होती तो मैं सवाल पूछता और आप में से कुछ जवाब देते, मैं ही जवाब दे देता हूँ। बैंक उस पैसे को कंपनियों को लोन देती है बिजनेस करने के लिए, राइट। अब कंपनियों को बिजनेस करने के लिए लोन देती है। अब कंपनियां मान लो कि बिजनेस अच्छे से नहीं कर पाती है, सारे बिजनेसेस इंडिया में फेल जाते हैं, तो बिजनेसेस बैंक को पैसा नहीं लौटाएंगी, सीधी सी बात है। और अगर बैंक को पैसा मिला नहीं कंपनियों की तरफ से, तो बैंक आपकी एफडी कैसे लौटाएंगे। मतलब सारे के सारे इंडिया में बिजनेसमैन विजय माल्या हो गए,
कोई भी बैंक को अपना पैसा नहीं लौटाता है, तो बैंक आपका एफडी कैसे लौटाएगी? राइट? आप बोलते हो कि नहीं नहीं सारे बिजनेसेस थोड़ी विजय माल्या होंगे, अच्छे बिजनेसमैन भी है ना, इन्फोसिस, टीसीएस, अच्छी कंपनियां भी है, रिलायंस, विप्रो, XYZ। तो अगर अच्छी कंपनियां है तो आप डायरेक्ट कंपनी को ही आपका पैसा दीजिए ना, थ्रू बैंक क्यों दे रहे हो? और उन कंपनियों को पैसा देना मतलब उनके उनके शेयर खरीदना, मतलब उनके बिजनेस में हिस्सा लेना। बैंक आपको 8% देता है और कंपनियों को 12% पे लोन देता है, और कंपनियां 12% पे लोन इसलिए ले रही है बिकॉज उनको लगता है कि भाई 15-16% रिटर्न या 20% रिटर्न मैं मेरे बिजनेस में कमा पाऊंगा। तो आप डायरेक्ट वो बिजनेस में हिस्सा लेके 20% कमाने की कोशिश करिए ना। अब हमको नहीं मालूम है कि कौन सा बिजनेस अच्छा, कौन सा बिजनेसमैन अच्छा, कौन सा मैनेजमेंट अच्छा, इसीलिए एक्सपर्ट जरूरी है और इसीलिए म्यूचुअल फंड। राइट? सो एक ये जवाब है गारंटी का कि भाई गारंटी एफडी में भी नहीं होती। अगर सारे बिजनेसेस इंडिया में अच्छा नहीं करेंगे तो एफडी भी नहीं पकेगी, और अगर बिजनेसेस अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट उस बिजनेस में हिस्सेदार बनिए ना। एफडी के थ्रू क्यों उस बिजनेस को पैसा दे रहे हो? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, काफी लोग रिस्क की बात करते हैं, तो भाई कि भाई रिस्क है, तो रिस्क डेफिनेटली है, इक्विटी वॉलेटाइल है, बट रिस्क तो काफी चीजों में होता है। एक उदाहरण अगर मैं लूं तो रिस्क, अगर आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से आप अपनी ऑफिस जाते हो तो रिस्क है एक्सीडेंट का। आपको लगता है कि नहीं ये रिस्क नहीं है, बट रिस्क है, क्योंकि दिन में तकरीबन 2-2.5 लाख लोगों का डेथ होता है एक्सीडेंट की वजह से इंडिया में। तो इट्स अ रिस्क, लेकिन आपको वो रिस्क नहीं लगता है। रिस्क क्यों नहीं लगता है? बिकॉज उस रिस्क को आप मैनेज करते हो। आप गाड़ी एक स्पीड के ऊपर नहीं चलाते हो, आप रॉन्ग साइड से ओवरटेक नहीं करते हो, सिग्नल पे खड़े रहते हो, बेल्ट पहनते हो। ये सारे मैकेनिज्म है जिसकी वजह से आप रिस्क को कंट्रोल कर रहे हो। सिमिलरली आप इक्विटी में बहुत सारे मैकेनिज्म है जिसकी वजह से रिस्क को आप कंट्रोल कर सकते हो। राइट? और तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे गारंटी पे बोलना चाहूंगा कि यार गारंटेड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करके ये गारंटेड है कि गोल अचीव नहीं होंगे, और नॉन गारंटेड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करके चांसेस है कि गोल अचीव हो जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? मतलब एफडी में इन्वेस्ट करोगे तो गारंटी रिटर्न है, लेकिन ये भी गारंटी है कि जीवन के बहुत सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। तो वो बेहतर है कि इक्विटी में इन्वेस्ट करो जिसमें गारंटी नहीं है, लेकिन चांसेस ये कि जीवन के बहुत सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो जाएंगे। राइट? सो ये 3 पॉइंट थे जो मुझे गारंटी के बारे में बोलना था। आगे के क्वेश्चंस पे जाते हैं। काफी लोग ये पूछ रहे हैं, और ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है कि भाई आपने एक आदत बताई कि भाई जल्दी शुरू करो। मेरी तो एक एज हो गई है, तो मेरे पास मैं जल्दी कैसे शुरू करूं? तो जब मैंने बोला था जल्दी शुरू करो, तो मैं मैं एज में जल्दी शुरू करो नहीं बोल रहा था। मैं बोल रहा था कि भाई जो भी आपका गोल है उसके लिए जल्दी शुरू करो। अब गोल तो आप 50 साल के हो या 55 साल के हो, तो भी आपके गोल तो हो ही सकते हैं। आपको आपको विरासत में पैसे रख के जाने हैं, आपको आपके ग्रैंड चिल्ड्रन का एजुकेशन प्लान करना है, आपको आपके ग्रैंड चिल्ड्रन की मैरिज का शौक पूरा करना है। वो आपका ही शौक है कि भाई मुझे ये करना है। आपके बहुत सारे गोल हो सकते हैं, माइंड में गोल है। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब भी गोल आए दिमाग में, फाइनेंशियल गोल है, उस दिन से शुरुआत करिए। जल्दी शुरू से मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि एज मेरा पॉइंट नहीं था कहने का। मेरा पॉइंट था कहने का स्टार्ट अर्ली, मतलब जब भी दिमाग में फाइनेंशियल गोल आए, आपका दिमाग, आपका एज डजंट मैटर, दिमाग में फाइनेंशियल गोल आया उसके लिए शुरुआत आज करिए। दिवाली बाद करूंगा, नए साल में करूंगा, ये मत सोचिए। स्टार्ट अर्ली, आप समय दे पाओगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होगा। एक क्वेश्चन पूछ रहा है कोई कि भाई मुझे कितना इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैं जैसे 5वीं आदत में बताया, आपकी रिस्क लेने की क्षमता और आपका रिटर्न का एक्सपेक्टेशन, आपके गोल पूरे करने के लिए कितना रिटर्न लगेगा, वो रिटर्न के बेसिस पे आपको इक्विटी डिसाइड करना चाहिए। और वो मैंने 7वीं आदत में भी बताया कि उसके लिए एक एक्सपर्ट की जरूर
आपको लगेगी। एक शर्ट 10 लोगों को नहीं चलेगा, सबकी साइज अलग अलग है, सबको अलग अलग साइज का शर्ट लगेगा। सिमिलरली सबकी नीड, सबके रिस्क एपेटाइट, सबके गोल्स अलग अलग है, सबके पोर्टफोलियो में इक्विटी का हिस्सा अलग अलग होना चाहिए अपनी नीड के हिसाब से। एक क्वेश्चन है, कोई पूछ रहा है कि भाई ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का इक्विटी में, क्योंकि अभी बहुत सारे न्यूज में 50,000 मार्केट हो गया चल रहा है, तो क्या ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का? तो इक्विटी में इन्वेस्ट करने का कोई राइट टाइम या रॉन्ग टाइम नहीं होता है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो, और स्पेशली अगर आप SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो। आपकी सैलरी से हर महीने से आपको, मतलब आपके जॉब में से हर महीने सैलरी आने वाली है, उसमें से अगर आप एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हो तो डजंट मैटर 50,000 का मार्केट है, 60,000 का मार्केट है, 40 है या 30 है, और आप उसको 15-20 साल 25 साल के लिए इन्वेस्ट करने वाले हो, तो एवरी टाइम इज द राइट टाइम। आप बोलते हो कि नहीं मेरे पास तो अभी 50 लाख रुपया है, तो 50 लाख रुपए को भी आप म्यूचुअल फंड में एक टूल है जिसको बोलते हैं एसटीपी के जरिए वो 50 लाख रुपए को भी आप आने वाले 6-7-8-9 महीनों में ब्रेक करके इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है जो आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको बताएगा, बट डेफिनेटली एनी टाइम इज अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट, राइट। वो एक कहावत है ना कि भाई आम का पेड़ लगाने का राइट टाइम था 10-12 साल पहले, और नेक्स्ट राइट टाइम है आज, और कोई राइट टाइम नहीं आने वाला है, नेक्स्ट राइट टाइम है आज। और एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। एक क्वेश्चन है कि भाई मैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है इंडिया में, हाँ बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है, 40-50 म्यूचुअल फंड्स है, तो मैं म्यूचुअल फंड की स्कीम्स कैसे सिलेक्ट करूँ? तो उसके लिए भी मैंने एक्चुअली 7वीं आदत बताई। यू विल नीड एन एक्सपर्ट, एक अच्छा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको लगेगा जो आपको सही म्यूचुअल फंड की सही स्कीम सिलेक्ट करने में मदद करे, आपके गोल्स को प्रायोरिटाइज करने में मदद करे, आपका एसेट एलोकेशन डिफाइन करने में मदद करे, उसको रीबैलेंसिंग करने में मदद करे। ये सारी चीजें आप खुद नहीं पाओगे, नीड अ राइट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। बहुत सारे सवाल है लेकिन मैं ले नहीं पाऊंगा, गुजारिश करूंगा जो भी आपने सवाल यहाँ पे पोस्ट किए हैं, प्लीज जो एनजे पार्टनर ने आपको इस वेबिनार में इनवाइट किया है वो सेम सवाल उनसे पूछिए। हमारे सारे एनजे पार्टनर्स आर पावरफुल इनफ, एक्सपर्ट इनफ टू आंसर दोज, knowledgeable enough to answer those questions. So please जो क्वेश्चन में जवाब नहीं दे पाया हूँ वो उनसे जरूर पूछिए। एंड आखिर में थैंक यू वेरी मच आज के वेबिनार में जुड़ने के लिए। एक आखिरी पॉइंट से मैं खत्म करूंगा कि ये 7 आदतें तो आपने जान ली, लेकिन जान के दुनिया में किसी का कोई भला नहीं हुआ है। ये 7 आदतों को जब तक आप अमल में नहीं रखोगे आप एक सक्सेसफुल निवेशक नहीं बन पाओगे, मतलब जीवन के सारे फाइनेंशियल गोल्स आप नहीं अचीव कर पाओगे। आज ही आपके एनजे पार्टनर के साथ बैठिए और ये 7 आदतों को अपने इन्वेस्टमेंट के जीवन में इम्प्लीमेंट करना, अमल में लाना शुरू करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, गुड इवनिंग एनजे इन्वेस्टर्स